हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ेंगे भीम ऐप। भीम ऐप का जो हमारा फुल फॉर्म है ये है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो सर बात ये थी कि हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कैश टू GDP रेशियो है वो बहुत हाई है। कैश टू GDP रेशियो हमारे यहाँ 12% है, जबकि आप देखेंगे तो चाइना में 9% है और ब्राज़ील में 4% है। क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन में चला आ रहा है कि पैसा हमारे जेब में होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। कार्ड में होगा कहीं फंस गया तो क्या करेंगे। तो जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ हमारा 8 नवंबर 2016 की रात को, उसके बाद से हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ने का मतलब दोस्त ये है कि हम वहाँ पे जो हमारा करप्शन है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इसको हम कर्व करना चाहते हैं। ओके, तो कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप हमारा लॉन्च किया है। वैसे तो प्राइवेट बहुत सारे हमारे ऐप हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक हमारा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम हमारा भीम ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, और ये भीम ऐप हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे इसको लॉन्च किया गया है। तो सर पहली बात ये होती है कि भीम ऐप किसने बनाया है ना। तो भीम ऐप हमारा बना है NPCI ने। NPCI ने हमारा क्या किया है, भीम ऐप बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने भीम ऐप बनाया है। तो सर NPCI कभी तो बनी होगी और कोई रीज़न होगा बनने का। तो बात ये थी कि 2005 में एक हमारी बोर्ड बन रही थी, RBI बना रही थी। ये बोर्ड का नाम है हमारा BPSS, बोर्ड फॉर सुपरवाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बोर्ड फॉर सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तब उन्होंने RBI ने उस समय पे प्रपोजल लाया था कि सर मुझे एक NPCI बनाना है ताकि जो भी हमारा पेमेंट हो वो डिजिटली हो, है ना। क्योंकि ब्रिक्स कंट्री में भी आप देख सकते हैं कि हम सबसे पीछे हैं। हमारा जो कैश टू GDP रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा ब्लैक मनी करप्शन होता है। तो 2008 में हमारा NPCI बन के तैयार हुआ, NPCI, और 2009 में हमारा NPCI लॉन्च हुआ था। ठीक है, जब ये हमारा 2009 में हमारा NPCI लॉन्च हुआ तब ये बहुत सारे जो हमारा डिजिटल पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो खोलना शुरू कर देती है, बनाती हैं, और डिजिटल पेमेंट से ये सारा काम देखती हैं। इन्होंने बनाया है हमारा NPCI। अब इसमें क्या है सर कि ये हमारा UPI बेस अकाउंट होगा हमारे भीम ऐप में। UPI मतलब होगा हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कि हमारा बहुत सारे बैंक एक ही ऐप से हमारे क्या होंगे कि जुड़े होंगे, और आप क्या कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में जो हमारा भीम ऐप है और दूसरे के मोबाइल में भीम ऐप है, तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे के मोबाइल में आपका भीम ऐप नहीं है तो आप IFSC कोड और मोबाइल इंटर आइडेंटिफायर जो हमारा कोड है इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद सर हमारा क्या हुआ कि आप यही नहीं, अब ये होता है कि मान लीजिए कोई हमारी दादी जी गई और उनके साथ ये सीन हो रहा है कि सर जो 100 रुपया है उनको नहीं आता ट्रांसफ़र करने के लिए, तो आपने एक QR कोड जनरेट कर दिया। ठीक है, दुकानदार क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, उसको एग्जैक्ट अमाउंट 100 रुपये मिल जाएगा, जिससे हमारा मनी को जो मिसमैचिंग हो रही है नंबर में, ये हमारा मिसमैचिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद सर आप ये याद रखें कि ये मोबाइल वॉलेट नहीं है। जो हमारा भीम ऐप है मोबाइल वॉलेट नहीं है, लाइक पेटीएम। ओके, पेटीएम की तरह मोबाइल वॉलेट नहीं है, ये सीधे इसका अकाउंट जुड़ा होता है बैंक अकाउंट से, और जैसे वहाँ बैंक अकाउंट से जुड़ता है तो वहाँ पे एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट हो जाता है जिससे कि आप सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, और भीम ऐप आपका सपोर्ट करता है आधार बेस्ड पेमेंट। ओके, आधार बेस्ड पेमेंट भी आपका सपोर्ट करेगा फ्यूचर में, और फिंगर प्रिंटिंग भी पॉसिबल हो सकेगी कि आप अंगूठा लगाकर आप पेमेंट कर लीजिए। तो सर आप ये बताइए कि कितना कर सकते हैं एक दिन में हम इसकी भीम ऐप का यूज़ करके।
तो हम एक दिन में 10,000 रुपये एक बार में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और 20,000 रुपये पूरे दिन में हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जानने वाली बात ये है दोस्त कि ये हमारा कोई वॉलेट नहीं है कि आप पैसा इसमें कहीं अपने बैंक अकाउंट से ला के स्टोर कर लिया फिर आप दूसरे अकाउंट में डाल लें, नहीं, वॉलेट नहीं है, ये हमारा पर्स नहीं है पेटीएम की तरफ, ये हमारा सीधे हमारा बैंक अकाउंट से लॉगिन होता है। और सारे बैंक इससे कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे बैंक हैं लेकिन सारे बैंक इससे कनेक्टेड नहीं है। अब सर बात ये है कि ड्रॉबैक इसमें ये आ रहा है कि एक मोबाइल में एक भीम ऐप चला सकते हैं और एक भीम ऐप में एक अकाउंट चला सकते हैं आप। यदि दूसरा आपको अकाउंट, मान लीजिए आपका अकाउंट SBI में है और दूसरा अकाउंट आपका जा रहा ICICI में, तो आप क्या करेंगे कि फिर से आपको भीम ऐप को रीसेट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी हमारा ड्रॉबैक ये है कि केवल एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे है, ये iOS के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो जो iOS के हमारे यूजर्स हैं वो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है सर। अगला इशू हम पढ़ते हैं सर कि हमारी अभी अग्नि मिसाइल 5 अग्नि 5 हमारी लॉन्च हुई है। ये बेसिकली हमारे न्यूक्लियर कैपेबल है। अग्नि 5 मतलब इसकी रेंज जो है 5000 मीटर है और ये डेवलप किया है DRDO ने। सरफेस टू सरफेस हमारी मिसाइल है और आप कहीं से भी लॉन्च कीजिए इसको। ओके, मोबाइल आप वैन है वहाँ से लॉन्च कीजिए, ट्रक से लेकर उड़ा दीजिए। ओके, तो आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और ये मोस्ट एक्यूरेट मिसाइल है वर्ल्ड की और इसकी किलिंग इफिशिएंसी काफ़ी हाई है। आगे जब देखते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो DRDO इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और APJ अब्दुल कलाम ने काफ़ी इसमें काम किया है। इसमें बहुत सारी मिसाइलें बनी हैं, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी मिसाइल बनी है जो हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल जो है हमारी इंटरमीडिएट रेंज की है, मतलब पृथ्वी हमारी क्या है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस है, तो उसी का अपग्रेड वर्जन कौन सी है, हमारी अग्नि मिसाइल है जो कि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल है। त्रिशूल आप देखेंगे तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है, तो आकाश हमारी त्रिशूल का अपग्रेडेड वर्जन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है हमारी। और नाग हमारी जो मिसाइल है 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। अब देखिए दोस्त, हमारे यहाँ एक डेड जोन आया है बे ऑफ बंगाल में। तो डेड जोन कैसे बनता है, आपको मैंने इकोलॉजी में पढ़ाया था यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको पता है कि हम जो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उस फर्टिलाइजर में हम यूज़ करते हैं NPK जब यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ किसानों को ये नहीं सिखाया गया कि किस मात्रा में इसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने की जो हमारी मात्रा है 4:2:1 है। अब ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो जो नियर बाई तालाब है या नदी है वो यहाँ से बहकर तालाब और नदी में चला जाता है। तालाब और नदी में जाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो तालाब है या नदी है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ओके, जब वहाँ पे लेक में उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है तो वहाँ पे क्या होगा सर कि जो भी उसमें फौना है, हमारे जो जीव जंतु हैं, ओके, पेड़ नहीं, जो उसमें जीव जंतु हैं, वो एक हमारा टर्म आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे आप पता है आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी अमाउंट से हमारा कम हो जाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारे लेक में कम हो जाता है तो वहाँ पे पॉल्यूशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, है ना। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितने से कम होगा, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन जब सफिशिएंट अमाउंट में कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। तब इसका मतलब ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन मेरा कम हो गया तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा बढ़ गया। क्योंकि बात ये होगा, जैसे आप कोई लेक है और उस लेक में जितनी ज़्यादा आप गंदगी आप डालेंगे उसमें तो उसमें उसका, ये आपने गंदगी डाल दी तो इस गंदगी को साफ करने के लिए कोई तो वहाँ पे चाहिए ताकि वहाँ पे हमारा एक हाइजीन इकोसिस्टम बना रहे। तो ये गंदगी को साफ करने का काम करते हैं जो हमारा बायोलॉजिकल है, मतलब कि जो आज जीव हैं वो इसको साफ करने का काम करते हैं। तो जैसे इसको साफ करेंगे तो उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और ज़्यादा वर्क करने के कारण उनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है। इसीलिए जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा बढ़ जाता है तो पानी में क्या होगा कि हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, दैट्स लीड टू द वाटर पॉल्यूशन। सर यही रीज़न हमारा जो डेड हुआ है हमारा बे ऑफ बंगाल। और जो ये आपका यहाँ पे जब न्यूट्रिएंट हमारा रिच हो जाता है ना, और बेसिकली न्यूट्रिएंट कौन सा रिच होता है, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस जब चला जाता है इसमें, जब न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है तो इसको ही हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं यूट्रोफिकेशन।
या एल्गल बूम हो जाता है। बूम इसलिए होता है कि आप कभी भी देखेंगे एल्गल बूम आप टाइप करेंगे तो आप उसका पिक्चर देखेंगे इमेज खोलकर, तो आप देखेंगे कि जो सरफेस है ना तालाब का वो हरा हरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सनलाइट पेंट्रेट नहीं कर पाती है पानी के अंदर, और उन जो हमारे वहाँ पे पौधे हैं इसके अंदर तालाब के अंदर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। जब ऑक्सीजन हमारा रिलीज नहीं करेंगे और हमारा ऑक्सीजन डिमांड भी आगे बढ़ रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन हमारा कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती जा रही, मतलब कि डिमांड बढ़ती जा रही, सप्लाई कम होती जा रही है। तो क्या होगा एट द लास्ट हमारा क्या होगा कि ऑक्सीजन एकदम कम हो जाएगा और ये जीव जो होंगे ये भी हमारा क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं डेड ऑफ इकोसिस्टम। तो हमारी डेड इकोलॉजी होती है, ये डेड ऑफ इकोसिस्टम हो जाता है जो भी हमारा वहाँ पे तालाब है या लेक है ना, रिवर में, ये हमारी कहानी होती है। तो यही रीज़न है सर हमारा बे ऑफ बंगाल में डेड होने के लिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज हमारे लेक्स में और रिवर्स में बहुत ज़्यादा हो गया, और लेक्स और रिवर्स जो हमारे रिवर है वो सीधे बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, तो वहाँ पे ये जोन, यही जो हमारी प्रक्रिया है ये वहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब देखिए हमारा एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी हुई है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी में सर बात ये हुई है कि यूके ने इसको अलाउड किया है। यहाँ पे बेसिकली एक डिजाइनर बेबी या 3 पेरेंट बेबी का हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा सर कि ये क्यों करते हैं, पहली बात ये जान लेते हैं। करते इसलिए हैं कि मान लीजिए मदर है और फादर है, ओके पेरेंट्स है, तो उनके डीएनए में कोई बीमारी है, उस बीमारी को हमें दूर करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 3 पेरेंट्स बेबी कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या करते हैं सर कि हमें जो पेरेंट्स हैं वहाँ मेल फीमेल हैं, उनका डीएनए तो वास्ट मेजॉरिटी में लेते हैं, बहुत सारा डीएनए इनका ले लेते हैं, लेकिन एक डोनर हमारा फीमेल होगी, उससे भी उसका डीएनए लेंगे। कौन सा डीएनए लेंगे? जिस डीएनए की वजह से वो बीमारी आ रही है उस डीएनए को हम निकाल देंगे, और ये डीएनए जो फ्रेश डीएनए है जिसे बीमारी नहीं है उसको हम डाल देंगे ताकि कोई बीमारी हमारी बच्चे में ना हो। तो ये हम बोलते हैं इसको क्या, डिजाइनर बेबी। अब क्या होता है सर कि इसमें इथिकल गाइडलाइन ये है कि इसमें दो एम्ब्रियो को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी से हम बनाते हैं इसको हम प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनते हैं, और इसमें क्या होता है प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमारा डिसीज भी हमारा चली जाती है साथ में। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी लाई जिसका नाम है स्पेंडल ट्रांसफर टेक्निक यूज़ करते हैं, ताकि इससे ये हमारी बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। ये हमारी कल कुछ गाइडलाइन है इसमें। और देखिए प्रॉज क्या है, आपको बता दिया ना कि ये बीमारी दूर करने के लिए होता है, और इसका मिसयूज़ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो अदर कंट्रीज़ है जैसे यूएसए और इंडिया ने इसको अपने यहाँ बैन कर रखा हुआ है ना। और इसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि डिजाइनर बेबी बनने शुरू हो जाएंगे ज़्यादा, तो वैसे हमारे जनसंख्या विस्फोट है और हमारी जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी, इसलिए हमारा ये कौन से है इसका। अगला टॉपिक है सर हमारा जेट स्ट्रीम। तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ बना हुआ है 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा इनर कोर और आउटर कोर, मतलब एक कोर है, उसके बाद हमारा मेंटल है, फिर उसके बाद क्रस्ट है। तो जो हमारा इनर कोर है उसके बाहर हमारा आउटर कोर है। तो आउटर कोर में ये बताया जा रहा है कि वहाँ जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, ठीक है। तो जो जेट स्ट्रीम हमारी चलती हैं तो ये हमारा हेल्प करेंगे, क्यों अर्थक्वेक आता है, क्यों वोल्केनोज आते हैं। ये जेट स्ट्रीम क्या होती है दोस्त की ट्रोपोस्फीयर। देखिए जब आप मानसून पढ़ेंगे ना, ओके क्लाइमेट पढ़ेंगे, मानसून पढ़ेंगे, तो उसमें जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आएगा ज्योग्राफी में। वो क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर, वहाँ पे बहुत तेजी से हवाएं घूमती हैं, जिसकी वजह से हमारे मानसून में चेंज आता है। उसी तरह से यहाँ पे जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आउटर कोर में हम दिखा रहे हैं, है ना। तो इसकी ये हमारा बता देगी अर्थक्वेक क्यों आता है और वोल्केनो क्यों आता है हमारे अर्थ को, मतलब अर्थ पे क्यों आता है, ये प्रॉब्लम समझने के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है, ये आ रहा है अलास्का और साइबेरिया के रेंज में। मतलब कि वहाँ पे जो हमारा अलास्का और साइबेरिया का रेंज है वहाँ पे अर्थक्वेक वोल्केनोस तो वहीं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जेट स्ट्रीम तेजी से मूव कर रहा है, ओके। तो वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आने की संभावना रहेगी, और वहाँ पे स्टडी करने में हमें सहायता मिल सकती है। तो ये रहा हमारा दोस्तों इकोलॉजी का कुछ पोर्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।